1.5 घंटा कब निकल जाएगा और आप सीख भी हजारों चीजें जाएंगे और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। बिना टेंशन के वाली जो पढ़ाई होती है ना, वो हम करवाते हैं आपको, बिना टेंशन की पढ़ाई, है ना। यहाँ आपको पढ़ते समय लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपको मजा आता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं, देखो मजेदार तरीके से। सर जी एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली है, प्लीज बताइए। एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली है आपकी कहाँ पर? एक तो वहां पे निकली है हिमाचल प्रदेश में एलटी ग्रेड की, और कहीं भी निकली है क्या आपको? आपके यहाँ भी निकली है? सर पहले सीटेट आएगा या यूपी टेट? देखो दोनों साथ आने की उम्मीद है, पहले की तो उम्मीद नहीं है, दोनों साथ की ही उम्मीद है कि दिसंबर के आसपास ही, नवंबर दिसंबर में ही ये एग्जाम होते हैं, तो यही उम्मीद है कि दोनों साथ साथ ही होंगे आपके। जी पिछले वाला क्लास नहीं पढ़ना है सर? नहीं, अब पिछले वाला छोड़ दो, अब नई वाली क्लासेस जब शुरू हो गई हैं तो नई ही करो, है ना। वाह सर जी, ब्लैक शर्ट में सुपर लग रहे हो आज, एक्सलेंट आउट, ओसम लुकिंग। पिंकी जी थैंक यू वेरी मच। हाँ अब आप ये जो नई सीरीज स्टार्ट हुई है ये वाली क्लास करनी स्टार्ट कर दो, और पिछली प्रीवियस पेपर की क्लासेस आप देख सकते हो, जो प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट है वहां से प्रीवियस पेपर देख सकते हो। बाकी प्रीवियस पेपर दोबारा भी कराऊंगा मैं भी कुछ दिन के बाद, है ना। नंबर भी नोट कर लो, जो भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे वैसे पट्टी चल रही होगी नीचे, आपके नंबर नोट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ले लो आप। नीचे एक रेड कलर की पट्टी चल रही होगी, उस पर नंबर लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। तो गारंटी बैच लेने के लिए उस नंबर पे कॉल करके आप सुबह ही गारंटी बैच अपना ले सकते हैं 10 बजे के बाद, ठीक है। और अगर नहीं दिख रहा है नंबर तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 8532855503। तो जिन लोगों को गारंटी बैच चाहिए होगा ऐप पे जाके तो डाउनलोड करना है। और अगर आपको डिस्काउंट में चाहिए, क्योंकि ऐप पे थोड़ी ज़्यादा फीस दिखेगी, अगर आपको डिस्काउंट में चाहिए तो नंबर पे कॉल कर लेना, आपको डिस्काउंट दे दूंगा मैं। अब हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है, देखो कितना ज़बरदस्त प्रश्न है, और ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल आ रहा है, हर साल। अभी वाले सीटेट की बात कर रहा हूं, पुराने समय पे नहीं आता था। 2021 से लेके लगातार आ रहा है, 2021 में भी आया है ये पेपर में, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है और 24 में भी आया है। चारों साल ये एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अब आप समझ सकते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, दूसरा है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, तीसरा ऑप्शन है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, और डी है आपका केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो पहले आप कमेंट करके आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो अपना अपना, फटाफट से लिख दो अपना अपना आंसर। सीटेट पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट होता है? देखो सीडीपी हिंदी इंग्लिश, उसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका एसएसटी आएगा अगर आप आर्ट साइड वाले हैं, और अगर आप साइंस साइड वाले हैं तो आपका साइंस मैथ आएगा, फिर एसएसटी नहीं आएगा। चलो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपकी छोटी सी, है ना। हाँ देखो इसने क्या बोला है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाना है अगर, तो छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे आप, क्योंकि वाइगोत्स्की के अलावा भी अगर ये प्रश्न होता ना तब भी पहला ऑप्शन तो आपका गलत ही होना था। वजह क्या है गलत होने की? ज्ञान कोई प्रदान करने की चीज नहीं है, ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां से उठा करके यहां को दे दिया जाए, ऐसी चीज नहीं है ज्ञान। ज्ञान के लिए बच्चा सक्रिय होकर के खुद उस काम में लगता है तब सीखता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चे को बाइक चलाना, सॉरी बाइसिकल मतलब साइकिल चलाना सिखाना है, तो क्या आपका बच्चा क्लास में आया, क्लास में बैठा है और आप उसको बोल रहे हैं देखो भाई साइकिल चलाने के लिए पहले हैंडल पकड़ो, उसकी गद्दी पे बैठो, और फिर वहां पे जो है नीचे जो है पैडल होते हैं उस पे पैर रखो, फिर उस पे पैडल को घुमाओ और उसको साइकिल को जो है बैलेंस करो, और फिर धीरे धीरे आप अपने पैडल की स्पीड बढ़ाते जाओ और चलती जाएगी, तो क्या बच्चा सीख जाएगा साइकिल चलाना आपका? कितनी ही थ्योरी समझा लो, यहाँ वीडियो भी दिखा लो, आप लिख के भी समझा दो, आपका बच्चा साइकिल चलाने नहीं सीख सकता। क्यों नहीं सीख सकता? क्योंकि ज्ञान प्रदान होगा ही नहीं, प्रदान करने की चीज नहीं है। जब तक बच्चा उस काम को खुद नहीं करेगा तब तक वो ज्ञान बच्चे तक नहीं पहुंचेगा। तो जहां पे भी बात इस तरह की आए ना कि छात्र को ज्ञान दे दिया, उत्पाद के रूप में दे दिया, वो सारे ऑप्शन आपके गलत होते हैं। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। आलंबन क्या है? आलंबन को हम पाड़ भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि जितनी जरूरत है बच्चे को उतनी मदद करना,
ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंदर ही आता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है इनका वाइगोत्स्की का, उसके अंदर ही ये कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है पाड़। पाड़ का मतलब होता है बच्चे की मदद करना, लेकिन आंशिक रूप से मदद करना, यानी थोड़ी थोड़ी मदद, पूरी तरह से मदद नहीं करते, थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं, जितनी जरूरत है उतनी मदद करेंगे। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा उस चीज को कम करते चले जाएंगे, आप मदद को कम करते चले जाएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की के हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है, चाहे आप जो भी चीज सिखा रहे हो उसको। फिर कह रहे हैं छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चा अकेले नहीं सीखता। इनके सिद्धांत का जो नाम है ना सामाजिक, सामाजिक का मतलब है समूह में काम करना या समाज के द्वारा सीखना या मिलजुल कर सीखना। तो इनके सिद्धांत के अनुसार बच्चा कभी भी अकेले नहीं सीखेगा, उसको साथ में कोई होना चाहिए, चाहे उसके साथ का स्टूडेंट ही हो, चाहे उसका टीचर हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी माता पिता, कोई भी हो, लेकिन बच्चा साथ में सीखेगा, अकेले नहीं सीखेगा। तो जहां पे ऐसा लगे कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं आप, तो वहां आपका वाइगोत्स्की के हिसाब से गलत हो जाएगा। वैसे स्वतंत्र छोड़ना अच्छी बात होती है, प्रगतिशील शिक्षा के हिसाब से बच्चा स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन केवल वाइगोत्स्की अकेले मनोवैज्ञानिक हैं पूरी सीडीपी में जो ये कहते हैं कि बच्चे को अकेले मत छोड़ो। जैसे माँ होती है कि बच्चे को अकेले मत छोड़ो, बाप छोड़ देता है, बाप तो उठा के पानी में फेंक देगा, चलता यार, है ना, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती। तो माँ जो है वो ध्यान रखती है थोड़ा सा, वही ये वाइगोत्स्की है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ तक की? आगे बढ़े भाई, बताते रहना जहां तक कोई भी अगर ऐसा लगे कि कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई वर्ड समझ नहीं आया, तो तुरंत पूछ लेना। आलंबन क्या होता है? कांता सिंह, आलंबन को ही हम कह रहे हैं, इसका दूसरा नाम पाड़ है। आलंबन का मतलब होता है बच्चे की मदद करना, जहां बच्चे को मदद की जरूरत पड़ रही है उसको आलंबन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करें तो याद रखना, जहां भी जिस प्रश्न में नहीं आ जाए उसको तुरंत सर्कल कर देना। जब एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां भी जो पेन तो हाथ में होगा ही, तो अपनी जो बुकलेट मिलेगी ना आपको, तुरंत उसको गोला लगा देना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न तो हमारे इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम नहीं पढ़ पाते। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि हमारे 5 से 7 क्वेश्चंस तो इसलिए गलत हो गए क्योंकि हमने नहीं पढ़ा। तो जब भी चाहे नहीं हो या कोई और इंपॉर्टेंट शब्द हो, उसको तुरंत सर्कल कर लो। अब कह रहे हैं कि किशोर अवस्था एक सामाजिक संरचना है। दूसरा ऑप्शन है, किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। और तीसरा है आपका, किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच की विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। डी है आपका, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? लिखिए अपना आंसर जल्दी से। सर जी किसी दिन बिहार स्टेट का क्लास करवा दीजिए। बिहार के कौन से एग्जाम को कह रहे हो आप भाई? अभी देखो वीडियो लाइक नहीं किया सब लोगों ने। ये बात सच है आपकी गुरुजी, मैं बिल्कुल सच ही बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको। मैंने भी ये सारे काम करे हैं भाई, ये पढ़ाई वढ़ाई, एग्जाम देना, सब कुछ मैं भी तो वहीं से ही आया हूँ। लेकिन मुझे ये दिख रहा है अभी 200 लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया भाई। ये 200 लोग हमारा दिल दुखा रहे हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, देखो अच्छे बच्चों की तरह। अगर आप नए हैं तब भी लाइक कर दो, क्योंकि अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन ही गए हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला काम आपका क्या है, कमेंट को कट करो और वीडियो को लाइक करो तुरंत। 500 लाइक हमारे हो जाएंगे तुरंत, अगर सबने लाइक कर दिया। तुरंत कर दो फटाफट से, चलो जल्दी से, ये बच्चे ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दो। मुझे मोटिवेट रखोगे तो मैं आपको मोटिवेट रखूंगा, और मेरा मोटिवेशन लाइक से आता है आपकी। देखो इसने बोला आपसे कि कौन सा कथन गलत है किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था की उम्र सब पहले तो नोट कर लो क्या होती है, 12 साल से लेकर 18 साल तक, है ना? यही है, यस और नो? किशोर अवस्था सामाजिक संरचना है, यस। सारी ही अवस्थाएं सामाजिक संरचना ही होती है, चाहे वो किशोर अवस्था हो, चाहे वो बाल्य अवस्था हो, चाहे शेष अवस्था हो। ये हम लोगों ने बनाया है, यानी समाज ने ही बनाया है, ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें। और उस बच्चे को उस कैटेगरी में जब हम रख देते हैं तो हमें उसके बारे में समझना आसान हो जाता है कि ये तो अभी बालक है। हम कहते नहीं, घर में नहीं कहते, जैसे उसने मान लो गिलास तोड़ दिया बच्चे ने और मम्मी चिल्लाने लगी, तो पापा क्या कहते हैं, अरे बच्चा है वो भी यार, क्यों चिल्ला रही हो, बालक है वो। मतलब अभी वो 12 साल से छोटा है। लेकिन जैसे ही आप 15 साल के हो जाते हैं तब गिलास तोड़ के दिखाओ, माता तो माता पिता भी ना आपकी मुंडी नीचे करके रहे, है ना, यही हालत होती है। तो जब आप
एक कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं ना, तो वो हमारा समाज ही बना रहा है। सेम उसी तरह से किशोर अवस्था, जैसे आप 15 साल के हो तो जिम्मेदारियां आनी स्टार्ट हो जाती है, घर के काम भी करोगे, गैस का सिलेंडर भी उठा के लाओगे, है ना, करते हैं ना सारा काम। तो चीजें ये समाज नहीं बनाई है, तो सारी अवस्थाएं सामाजिक रचना है। दूसरा कह रहा है किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने, यौवन किसको कहते हैं, जवानी, यानी बड़े हो जाना, वयस्क हो जाना। तो आपकी जवानी शुरू होती है कहां से, किशोर अवस्था के बाद। तो किशोर अवस्था यौवन को शुरू कर रहा है, तो ये बात भी सत्य है आपकी, क्योंकि 18 साल के बाद आप बड़े हो जाएंगे, तो यौवन आपका स्टार्ट हो जाएगा किशोर अवस्था के बाद, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं किशोर अवस्था बचपन और विकास वयस्कता के बीच का रास्ता है, यानी बचपन हो गया आपका 12 साल से पहले और वयस्क होंगे आप 18 साल के बाद, है ना। तो बीच का जो भाग है वही तो आपकी किशोर अवस्था है, तो किशोर अवस्था दोनों के बीच की कड़ी है। यस, ये बात भी सही है आपकी। विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करेंगे और इसे अनुभव करेंगे, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अनुभव मिलते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 12 साल का बच्चा किशोर बन जाएगा, क्या हर कम्युनिटी में बन जाएगा? नहीं। मान लो अमेरिका में रह रहा है बच्चा, वहां की एजुकेशन पॉलिसी अलग है, वहां पे चीजें एडवांस सिखाई जाती हैं, है ना। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी, जो कॉन्सेप्ट, जो बायोलॉजी बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, वहां तीसरी चौथी क्लास में सिखा रहे हैं, तो वहां का बच्चा जल्दी सीखेगा ना, वहां के बच्चे को ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, तो उसकी जो ज्ञान है वो किशोर अवस्था के हिसाब से जल्दी आ जाएगा। लेकिन क्या हिंदुस्तान का बच्चा उतनी जल्दी प्राप्त कर लेगा चीजों को? नहीं कर पाएगा। आप खुद देखो दिमाग लगा के कि हमें जो है ये जो कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, ये हमें तब पता चला जब हमारा कॉलेज खत्म हो गया। समझ रहे हो बात? तो क्या होता है कि हिंदुस्तान में तो लड़के लड़कियां आपस में बात ही नहीं करते, हाई स्कूल इंटर कॉलेज हो जाता है तब तक कोई बात करनी नहीं आती, मतलब घबराहट होती है भाई एक दूसरे से बात करते हुए। तो कैसे आप कह दोगे कि आप किशोर अवस्था में पहुंच चुके हैं, आप में मैच्योरिटी आ गई? कहाँ आई है? नहीं आई है। और करेंगे भी तो गलत शब्द बोल देंगे, वहीं थप्पड़ खाओगे। तो हो रही है ना गड़बड़ कहीं ना कहीं। हर कम्युनिटी में, हर देश में या हर जगह एक जैसा नहीं प्राप्त करेंगे बच्चे। कहीं पर किशोर अवस्था के गुण 12 साल की उम्र में आएंगे, कहीं पर 14 साल में, कहीं 16 साल की उम्र में जाके किशोर अवस्था के गुण आएंगे। हमारे तो हिंदुस्तान में 16 साल ही माना जाता है कि आप किशोर अवस्था में आए हैं, 12 में कोई नहीं आता तब तक आप बच्चे ही हैं। 15-16 साल के होने के बाद ही आप किशोर बनते हैं, सच बात यह है हमारे हिंदुस्तान में। तो यहाँ संस्कृतियों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है, किसके हिसाब से? प्रश्न के हिसाब से। समझ गए? आगे बढ़ जाएं अगले प्रश्न पर। चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। भाई थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि नया क्लास है और नए बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छे से सीखें आप लोग। तो किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई एक्सप्लेनेशन से? कोई ये तो नहीं चाहता कि फास्ट फास्ट चले हम, है ना? ऐसा तो नहीं है सर? हर एक पॉइंट को समझाते हैं। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। चलो 500 लाइक होने वाले हैं, 500 लाइक में 4 लाइक कम है, तो जल्दी से 4 बच्चे कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो। 500 लाइक में मजा आ जाएगा, एक माइलस्टोन पूरा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जल्दी कर दो फटाफट। मैं 12 साल की हूँ, आए ये सल्तनत है देखो 12 साल की, बीएड कर लिया इन्होंने 12 साल की उम्र में, वाह। देखो सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में उसकी रुचि है। तो सुजाता किस प्रकार से अभिप्रेरित है भाई? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, या असफलता परिहार विद्यार्थी है? बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। जी फटाफट लिखते रहो अपना आंसर। गुड इवनिंग टीचर जी, शबाना गुड इवनिंग। सर मैंने पीछे सिर्फ 15 दिन आपकी क्लास की थी, 6 नंबर से रह गई हूँ, अब की बार क्लियर करना है। 15 दिन में आपके 86 नंबर आ गए हैं, 84। तो अगर आप 1-2 महीना क्लास कर लेते तो आपके 100 प्लस चले जाते। बिल्कुल सही कहा, इस बार नहीं रुकेगा आपका सीटेट, इस बार तो 100% हो जाएगा पास। देखो इसने बोला सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग ले रही है क्योंकि उसको क्या चाहिए? पुरस्कार चाहिए। क्या चाहिए? पुरस्कार। उसका मन नहीं है उस काम को करने का,
वो उस काम को इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फिल्म थी उनकी, टाइगर श्रॉफ के पिताजी है ना, जैकी श्रॉफ की फिल्म थी, बचपन में देखी थी मैंने। तो उनकी माता बीमार होती है, हॉस्पिटल में होती है, उनका जो है दिल विल चेंज होने वाला होता है, तो उनको चाहिए होते हैं पैसे। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं रिंग में लड़ने के लिए, जहां पे बॉक्सिंग वगैरह होती है ना, फाइट क्लब होते हैं वहां पे, और उसको पिटने के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं, ऐसी कुछ मतलब कुछ अमाउंट मिलता है पैसा। तो वो आदमी उसके सामने जो खड़ा होता है वो होता है बॉडी बिल्डर, वैसा वाला जो डब्ल्यू में नहीं लड़ते वो इतने लंबे वाले और ऐसे। उस आदमी से वो ये कहता है कि अगर इसके सामने कोई 30 सेकंड टिक गया, इस आदमी के सामने जिंदा, मतलब चाहे तुम हार जाओ, बस 30 सेकंड आपको जिंदा रहना है, तो आपको 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तो जैकी श्रॉफ वहां पे लड़ने के लिए जाता है। अब सोचो क्यों लड़ने जा रहा है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, वरना वो मर भी सकता है उस समय पे, क्योंकि वो सामने वाला आदमी इतना खतरनाक था, वो 10 सेकंड में हर आदमी को जान से मार देता था जो रिंग में आ गया। तो वो 30 सेकंड तक उससे लड़ता है और मारता नहीं है, सिर्फ पिटता पिटता है, और उसको अपनी जान बचा के रखनी होती है केवल, बस। तो उसको फिर इनाम मिलता है। तो वो इनाम किस लिए मिल रहा है, क्योंकि उसको जरूरत है उसकी। क्या उसका मन था कि वो लड़े, क्या उसको खुशी मिल रही थी लड़ने में, नहीं। ये बाह्य अभिप्रेरणा की वजह से होता है। किस वजह से, बाह्य प्रेरणा, यानी बाहरी दबाव है आपके ऊपर, आपको जरूरत है उस चीज की। तो यहां पर भी जो सुजाता है उसका अंदर से मन नहीं है काम को करने का, वो इनाम के लिए कर रही है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। अगर आप आंतरिक रूप से आपका मन होता तो आप आंतरिक रूप से आंतरिक अभिप्रेरणा वाले बच्चे हो जाते। महारत उन्मुख वो होते हैं जो अपने स्किल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या इसमें ऐसी कोई बात हुई, नहीं हुई। असफलता से बचने वाले विद्यार्थी, तो क्या वो इसलिए कर रही है कि मैं फेल ना हो जाऊं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहां पर आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए आप या नहीं समझे, क्लियर बात समझ में आ गई है। सर एग्जाम कब है और इसका फॉर्म कब आएगा। देखो एग्जाम होगा आपका दिसंबर में, फॉर्म आ जाएगा इसका सितंबर के लास्ट में, मान के चलो आ जाएगा फॉर्म। लेकिन आपको पढ़ाई में अभी से जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 20-20 लाख बच्चे एक एक फॉर्म को भर रहे हैं, तो इतना तगड़ा कंपटीशन हो गया है कि नौकरी लेना या एग्जाम पास करना बहुत बड़ी बात हो गई है। तो जो लोग मेहनत करेंगे वही आगे निकल जाएंगे। ज़रा सी भी लापरवाही की, किसी ने भी ये सोचा चलो आज नहीं पढ़ता कल पढ़ लूंगा, एक हफ्ता निकाल दिया, पढ़ लूंगा यार बाद में, अभी तो बहुत समय बचा है, अभी तो 2 महीने हैं, अभी तो 3 महीने हैं, पढ़ लूंगा, वो लोग नहीं पास होते और फिर बाद में कोसते हैं अपने आप को, और बाद में कहते हैं यार एग्जाम टफ आ गया, एग्जाम तो सिलेबस से बाहर आ गया, कुछ भी पूछ रहे हैं। मैंने तो मेहनत करी थी। कहाँ करी तूने मेहनत, अपने मन से पूछ के देखो ना, सच में करी थी मेहनत। वो मतलब फिर तो बहाना है, आप यही करते रह जाओगे, छोड़ो यार अभी आज फिल्म देख लेता हूँ कल पढ़ूंगा, छोड़ो यार आज मन नहीं है, आज थकान लग रही है कल पढ़ूंगा, तो यही करते रहोगे फिर। तो जो रेगुलरली मेहनत करता है, डेली मेहनत कर रहा है, एग्जाम उसी का निकलेगा भाई। मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में, करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। और फोर्थ है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए जल्दी जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। वीडियो लाइक करते रहो यार, वीडियो लाइक नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा क्लास में, मोटिवेशन कहाँ से आएगा। तो कमेंट को नीचे करके लाइक करते रहो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नए बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई अगर एग्जाम पास करना है। इसी चैनल से आपकी नौकरी लगेगी ये मान के चलो, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेहतरीन चैनल है, कभी कभी मिलते हैं। देखिए इसने बोला आपसे क्या, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं पता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस इंग्लिश में इसको कहेंगे। आपके बच्चे जो हैं उनमें सब में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, और बच्चे तो छोड़ो, इस दुनिया के हर व्यक्ति में अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर सगे भाई बहन भी होते हैं, 2 भाई हैं जो बिल्कुल सगे हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। हो सकता है एक की लंबाई ज्यादा हो, एक की लंबाई कम हो, या हो सकता है एक काला हो एक गोरा हो सकता है एक के बाल लंबे हो एक के छोटे हो।
है ना, हो सकता है ना। तो यही तो आपके क्या है, यही तो डिफरेंसेस हैं, इसी को तो व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। किसी के सीखने के लिए किसी का फेवरेट सब्जेक्ट, एक भाई का सब्जेक्ट जो है मैथ फेवरेट हो सकता है, एक का इंग्लिश फेवरेट हो सकता है। उनके लर्निंग स्टाइल में भी अंतर आ सकता है। हो सकता है एक को लिख लिख के चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं और एक को पढ़ के ज़्यादा समझ में आती हैं। सेम इसी तरह से आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके साथ भी यही होगा। उन बच्चों में भी उनका लर्निंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है, उनकी IQ लेवल अलग अलग हो सकता है, उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए आपको व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सभी बच्चों को ध्यान में रख के क्लास करनी पड़ेगी। अब क्या मतभेदों को असामान्य मानेंगे और एक प्रकार की कमी मानेंगे आप? तो क्या मतभेद होना कोई कमी हो गई? नहीं, ये तो नेचुरल है भाई, ऊपर वाले ने सबको अलग अलग बनाया है ना, तो इसमें कोई कमी थोड़ी है, ये नेचुरल है, बिल्कुल आम है। व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या आप नजरअंदाज करेंगे? अगर आपने नजरअंदाज किया तो आप एक अच्छे टीचर है ही नहीं, आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अगर बच्चों की ज़रूरतों को या बच्चे की विशेषता को समझा नहीं तो आप कभी भी क्लास बढ़िया करके कर ही नहीं सकते। मान लो आप केवल क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे लिख के पढ़ाए जा रहे हैं, आपकी क्लास में एक दृष्टिबाधित बच्चा था, उसको कुछ भी नहीं दिखा आपकी क्लास का, वो तो फेल हो जाएगा। तो आपको लिखने के साथ साथ बोलना भी पड़ेगा, तो आपको हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भिन्नता क्या है? भिन्नता को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता आपको मानना है, यानी कि ये मानना है कि मनुष्य में विविधता होती ही है, ये आम बात है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो आपको ये मानना है कि विभिन्नता जो है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, वो एक तरह की डाइवर्सिटी है, यानी होना आम बात है और उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फिर कहे सभी बच्चों के लिए एक अनन्य और एक समान पाठ्यक्रम। तो एक समान कैसे पढ़ा लोगे जब एक जैसे है ही नहीं बच्चे? बच्चों के सीखने का तरीका अलग अलग है, बच्चों का लेवल अलग अलग है, तो पाठ्यक्रम भी एक जैसा नहीं हो सकता। क्लियर? तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा, कंसाइडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। क्लियर बात? समझे या नहीं समझे बताइए? समझ गए? हाँ, और सब्जेक्ट का क्लास भी आएगा अभी, चिंता ना करो। हाँ जी, प्लीज़, मैंने समझ में नहीं आता था। अच्छा, पहले समझ में नहीं आता था, कह रहे हैं कि पहले मुझे समझ में नहीं आता था, गारंटी बैच में ली हूँ तब से अच्छे से समझ में आता है। मुझे लगता है मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट निकल जाएगा इंशाल्लाह। दानिश था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, निकल जाएगा। हाँ, 100% गारंटी बैच में। तो मतलब आपको ठप्पा मार के दे रहे हैं कि गारंटी बैच में जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया वो तो पास है, उसकी तो कोई बिल्कुल डाउट ही नहीं बचा फिर। हरियाणा से DLED 25 से 27 सेशन से कर रहा हूँ, मुझे हरियाणा जाके 6 महीने पढ़ना पड़ेगा सर, क्या सही बात है? वो तो आपको कॉलेज वाले ही बता पाएंगे, ये पॉलिसी मैं नहीं बता पाऊंगा ना कि आपको वहां जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, वो कॉलेज वाले बताएंगे आपको। देखो, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तीसरा ऑप्शन है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है। फोर्थ है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? लिखेंगे कमेंट करके, जल्दी कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो, 600 लाइक हमारे होने वाले हैं भाई आज कंप्लीट। 1000 का टारगेट रखा है, लेकिन 600 लाइक में भी 5 लाइक कम है, तो जल्दी से ये 5 बच्चे लाइक करके आओ, कमेंट को नीचे करके 5 बच्चे लाइक करो जिसने नहीं किया, जल्दी से कर दो फटाफट, मजा आ जाएगा। इस बार निकालना है ना सीटेट भाई? हमको भी यकीन है पास हो जाएंगे सर इंशाल्लाह। एसए टीचर अकेडमी हमारा है, बिल्कुल आपका ही है एसए टीचर अकेडमी, और 100% आप पास होंगे। चाहते हैं ना सब लोग? एक बार कमेंट में और लिख दो, इस बार का सीटेट कौन कौन 100% निकालेगा? यस लिख दो एक बार, 100% यस। मजा आ जाएगा एक बार मोटिवेशन के साथ। जीन पियाजे का मानना क्या है कि ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है? पहली बात तो ये कि जीन पियाजे रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, कल भी बताया था, और रचनावादी मनोवैज्ञानिक कितने भी हैं, जितने भी हैं, वो सब ये कहते हैं कि बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। तो उसके हिसाब से आंसर देखना है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है ज्ञान, तो पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो गया, है ना। इसने क्या कहा कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से नहीं आएगा, कि आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही हम घूम रहे हैं पर्यावरण में और ज्ञान आता रहेगा, नहीं आएगा।
आपको ही ज्ञान का निर्माण करना पड़ेगा। आप उठ करके काम करेंगे तभी वो काम होगा। आप यहाँ बैठे रहें ऐसे, है ना, और मन में सोचें ऐसे, जैसे आप वो कभी कभी वो सुनते होंगे ना, जैसे मेडिटेशन वाले सेशन, पॉडकास्ट जो आते हैं यूट्यूब पे वो ज्ञान वाले, तो उसमें वो आते हैं मन वाले जो, तो वो कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो अब आप क्या करते हैं, बर्तन रखो सामने अपने, जितने भी सारे के सारे रख दिए, और यहाँ बैठ के आराम से मन में सोचो, देखते रहो, बर्तन धुल जाएंगे मेरे, बर्तन धुल जाएंगे मेरे। बैठे हो आराम से और देख रहे हो बर्तन। मैंने दिमाग में सोच लिया, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। आप सोच रही हो ना, मैं सोच रही हूँ ना बर्तन धुल जाएंगे, तो ये धुलेंगे, ये शाम तक धुलें चाहे कल को धुलें, धुलेंगे जरूर। हो जाएगा, है ना। तो कई बार क्या है कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा भाई। आप मन में सोच रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मन में सोचने के बाद उसके लिए काम भी करना पड़ता है। अब जैसे मन में हमने सोचा है कि हमारी जॉब लगेगी सरकारी, सोचा है ना, सबने सोचा है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचने से ही हो जाता है, सोचने के साथ साथ एक्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात हो जाएगा आपका ज्ञान। नहीं, क्या ज्ञान जन्म से मिल जाता है? हम तो कहते हैं क्या बच्चा माँ के पेट से थोड़ी पैदा होगा सीख के, रोज सुनते होंगे इस तरह की कहावत। तो जन्मजात नहीं होता ज्ञान, ज्ञान आपको बाद में सीखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कह रहा है सहनिर्मित, सहनिर्मित वाली बात बोलते हैं वाइगोत्स्की, ना कि जीन पियाजे। फिर कह रहा है कि दृश्य व्यवहार परिवर्तन है और विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो क्या ज्ञान देख सकते हो? इसने कहा दृश्य है, ज्ञान दिखता है, कुछ कुछ चीजें दिख जाती है, लेकिन सारा ज्ञान तो नहीं दिखेगा ना। ज्ञान बिहेवियर में रहेगा, अंदर रहेगा, मन में रहेगा, दिखेगा नहीं, और हर तरह से नाप भी नहीं सकते आप उसको। तो इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए बात या नहीं समझे? यस और नो? मजा आ रहा पढ़ने में या नहीं आ रहा? कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह की क्लास में देखो मजा आता है कि नहीं आता, बताओ। बढ़िया। और डेली लाइव आना है अगर आपको सीटेट निकालना है। सीटेट के बाद केवीएस की तैयारी भी मैं ही कराऊंगा। केवीएस में सिलेक्शन आप लोगों का 80,000 रुपये सैलरी है महीने की, याद रखना, अगर मेहनत कर ली तो, है ना। जीवन में मजे ही मजे हो जाएंगे, तो मेहनत कर लो इस बार। डेली क्लास करो और थोड़ा पढ़ाई घर पे भी करो, दोनों तरीके से करो, क्लास भी करो, सेल्फ स्टडी भी, क्योंकि घर पे अकेले में भी प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। लाइव कितने बजे आना है डेली आपको? शाम को 7 बजे डेली लाइव आना है आपको। यस, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे डेली, है ना। 7 बजे आपको डेली लाइव आना है क्लास में। दोपहर को 12 बजे एक क्लास है, 12 बजे भी आना है, और शाम को 7 बजे सीडीपी हिंदी चलेगी, शाम को भी आना है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए? गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, या मानक संदर्भित होता है? कैसा होगा भाई आकलन, बताओ। डायनेमिक होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, समेटिव होगा, या नॉर्मेटिव होगा? क्या होगा बताओ, जल्दी लिखो अपना आंसर। यस सर, 100% पास करेंगे, बहुत बढ़िया। सर मैक्सिमम एज कितनी है ओबीसी के लिए? भाई इसमें सीटेट में कोई एज लिमिट नहीं होती। माही गुप्ता कह रही है आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे माही जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका जीवन सफल रहे और आप खुद जीवन में सफल हों, खुश रहें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर फटाफट से। सर आप हम लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं यूट्यूब पर भी और गारंटी बैच में भी। हाँ कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा, है ना। अब मैं मेहनत नहीं करूंगा तो आपको पढ़ाएगा कौन? एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए? देखो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि बच्चा भी एक्टिव और बाल केंद्रित होती है सारी चीजें, तो आकलन भी कैसा होना चाहिए? आकलन भी लचीला होना चाहिए आपका, है ना, लचीला होना चाहिए, जिसमें बच्चे की जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सके। दूसरी चीज, निरंतर चलने वाला होना चाहिए, जो पूरे साल भर आकलन चलता रहे, ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे कि बच्चा कितना सीख रहा है। तो उसको हम लचीले को क्या कह सकते हैं? लचीले को हम कह सकते हैं गतिशील। गतिशील मतलब निरंतर चलने वाला। तो आकलन ऐसा हो जो डेली बेस पे चलता रहे, ऐसा नहीं कि साल में एक बार परीक्षा ले रहे हैं, बीच में देखा ही नहीं झांक के कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, तो वो साल के अंत वाला बेकार है। क्योंकि उसमें बाद में अगर आपको पता भी चला कि बच्चे ने 10 चीजें नहीं सीखी, तो अब सिखाने का मौका ही नहीं बचा, तो साल खत्म हो गया। तो इसलिए बीच बीच में आकलन करना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि बच्चे ने क्या चीज नहीं सीखी, तो उसको आप तुरंत सिखा सकते हैं अगले दिन। ठीक है, तो आपका कैसा होना चाहिए आकलन? गतिशील। वस्तुनिष्ठ क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वस्तुनिष्ठ में फिक्स हो जाती है चीजें,
4 ऑप्शन मिलेंगे, बच्चा अपना दिमाग नहीं लगाता उसमें, उसमें सिर्फ टिक करना है, नए विचार उत्पन्न नहीं होंगे दिमाग में, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। योगात्मक और मानक संदर्भित ये वो आकलन है जो साल के अंत में होते हैं, तो हमें अंत वाला तो चाहिए ही नहीं, अभी अपने बात करी ना इस बारे में, साल के अंत वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो डेली बेस पे रोज हो रहा हो आकलन, है ना। ऐसा नहीं कि रोज लिखित परीक्षा लेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाला, बातचीत करके, डिस्कशन करके ऐसे हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आ रहा है समझ में? एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ कि यहां तक की चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर सब लोगों का? गारंटी बैच कब स्टार्ट होगा? प्रभात स्टार्ट हो चुका है बेटा, जिसको भी लेना है गारंटी बैच ले सकते हैं। नंबर यहाँ पे नीचे पट्टी चल रही होगी, उस पे नंबर लिखे होंगे, उस पे सुबह कॉल कर लेना, आपको गारंटी बैच मिल जाएगा। केवीएस की एज लिमिट क्या होती है? 30 साल होती है पीआरटी की। प्राइमरी टीचर अगर बनना है तो 30 ईयर्स होती है, और ये जनरल की है 30 ईयर्स। इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। क्या होगा भाई बताओ जल्दी से कमेंट करके, फटाफट लिखेंगे अपना आंसर आप लोग। यूपीटेट में कौन कौन एलिजिबल हैं? जो सीटेट में एलिजिबल हैं वो सब के सब यूपीटेट में भी एलिजिबल हैं। मतलब आपका बीएड या डीएलएड कोई भी एक एग्जाम, मतलब जो भी डिग्री है आपकी वो होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी क्लास की फीस हाई है। अरे फीस इसलिए हाई है उसकी क्योंकि उसमें आपको 100% गारंटी देते हैं, ठप्पा मार के, मोहर मार के, कि आपका सीटेट निकलेगा ही निकलेगा। और दूसरी पॉलिसी उसमें ये होती है कि अगर सीटेट आपका पास नहीं हुआ तो आपको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी फीस ज़्यादा रखी जाती है। अगर हम एवरेज फीस रख देंगे या बहुत कम रख देंगे तो हमारा जो बजट है ना वो खिल जाएगा, मैं सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा अपने टीचर्स को। समझा करो बात को, हमारा लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हो जाता है एक साल के अंदर अंदर, 6 महीने में एक सीटेट में। बिजली का बिल भी 50-60 हज़ार रुपये आ जाता है, बिजली का बिल। इतने सारे स्टूडियोज़ हैं, इतने सारे जो है लैब्स बने हुए हैं आप लोगों के लिए, और दिल्ली जैसे शहर में कितनी महंगाई है आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत है क्या आपको? तो समझा करो थोड़ा सा। और अगर आप थोड़े से 2-4 हज़ार रुपये खर्च कर भी दोगे अपने जीवन के लिए, जिसमें आपको गारंटी दे रहा है सामने वाला आदमी कि आप सफल होंगे ही होंगे, आपका एग्ज़ाम पास होगा ही होगा, तो क्या ये रिस्की बात है? ये तो अच्छी बात है। आप नॉर्मल बैच लो और फेल हो जाओ, फिर दोबारा फेल हो जाओ, फिर तीसरी बार भी फेल हो जाओ, 4-4 बार बच्चे फेल हो रहे हैं नॉर्मल बैच ले लेके इनके, देख लो आप रिजल्ट उठा के। हमारी क्लास में कितने बच्चे होंगे बता दो खुद ही, कितने बच्चे हैं जो बार बार फेल हो गए, 4-4 5-5 बार दूसरी जगह पढ़ पढ़ के, वो अब फेल होने के बाद आए हैं यहाँ। तो 4-4 बार फेल होना है आपको, या फिर 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके बैच गारंटी से पास करना है? तो डिसाइड आप कर लो। अगर आप 2 बार फेल हो जाते हैं ना तो आपके 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो चुके होते हैं, क्योंकि 6 महीने तक एक तो बेरोजगार रहोगे, और दूसरी बात फॉर्म भरना, पेपर देने जाना, पेपर देने जाने आके भी ना उसी दिन 1-1.5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं जब पेपर देने जाते हैं। समझ में आ रही है बात? और अगर वैकेंसी हाथ से निकल गई तो फिर तो जिंदगी बेकार है फिर तो इतने सारी चीज़ें ध्यान में रख के बात सोचा करो। 1-2 हज़ार रुपये के अंतर के चक्कर में आप लोग रिस्क ले रहे हो कि हमें तो वहाँ कम में बैच मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, ये सब चीज़ें सोच रहे हो। 2-4 हज़ार रुपये में ज़्यादा सोचो मत, दिमाग मत लगाओ। अपनी पूरे जीवन काल में बीएड करके आ रहे हो, 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए होंगे अब तक पढ़ाई में। बीएड ही 3-4 लाख रुपए में होता है, अगर सरकारी से भी करा होगा तब भी 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख तो लग ही गया होगा। उसके बाद आप अब आके 2-4 हज़ार रुपये में ये सोच रहे हो कि करूँ ना करूँ। अरे 20 साल की जो पढ़ाई करी है अपने जीवन काल की, उसको बर्बाद कर दोगे? इतना भी दिमाग नहीं लगाते हो कि सामने वाला आदमी आपको क्या चीज प्रोवाइड करा रहा है। अब इसने क्या कहा, कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण में और उसको स्मृति में, यानी स्मृति किसको कहते हैं? मेमोरी, दिमाग में जो आपके मेमोरी वाला पार्ट है उसमें आपको संग्रहित करना है। तो कौन सी चीज चाहिए? सबसे पहले, सबसे पहला काम चाहिए आपको अटेंशन, यानी ध्यान देना। अगर आप किसी चीज को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं या ध्यान से सुनेंगे नहीं तो सेव होना तो बात की बात है, आपको समझ ही नहीं आएगी। होता है ऐसा, जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, अटेंशन देते हैं, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, तो यहां आप अटेंशन देंगे तो पहले तो अर्थ निर्माण होगा,
यानी अटेंशन देने से पहले तो वो चीज़ समझ में आएगी, फिर समझ में आने के बाद आपकी स्मृति में वो सेव होगी। लेकिन अगर आपने अटेंशन दी ही नहीं तो ना तो वो समझ में आएगी और ना ही आपकी मेमोरी में सेव होगी, तो दोनों चीज़ों में रिस्क हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला कौन सी प्रक्रिया चाहिए आपको? ध्यान देना, यानी कि अटेंशन चाहिए आपको। बाकी नीचे के तो वैसे भी तीनों के तीनों निगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखोगे, 6 होना मतलब आपका जो नॉलेज है उसका गिरना, नॉलेज को कम करना, उसको 6 होना कहते हैं। भूलना आप सबको पता है। पुनर्प्राप्ति वो होती है जो पहले से याद कर चुके हैं उसको दोहराना, तो दोहराने वाली बात नहीं कर रहे, यहाँ पर नए ज्ञान की प्राप्त कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये आंसर? जी, आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। क्लियर है यहाँ तक की चीजें आपको? गारंटी बैच में क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है सर जी? गारंटी बैच में 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका, कल से या परसों से। 1-2 क्लास हो सकता है कल भी हो, बाकी परसों से आपकी रेगुलर हो जाएगी क्लास। सर कितने बजे? यूट्यूब वाली क्लास तो 7 बजे स्टार्ट होती है ये वाली। सर जी मुझे भूल गए ओम प्रकाश। नहीं भाई, भूल क्यों जाएंगे ओम प्रकाश भाई, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो। लेकिन अभी सब बच्चों ने लाइक नहीं करी भाई, जल्दी जल्दी 1,000 लाइक करवा दो यार। इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना मोटिवेशन भी दे रहा हूँ, इतनी अंदर की जानकारी भी दे रहा हूँ, पूरी आपको पूरी जर्नी सिखाता हूँ। मैं पढ़ाता नहीं हूँ सिर्फ, पढ़ाने के साथ साथ आपको गाइडेंस भी देता हूँ पूरी ज़िंदगी के, कि आपको क्या करना है, कब कैसे क्या करना है, कैसे चलना है अपने फ्यूचर को लेकर के, करियर को कैसे ले। तो इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। 1 लाइक तो करेंगे आप, जल्दी से करो फटाफट से, कमेंट को नीचे करो और लाइक कर दो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शादाब आलम है। लिखूं? लो, किसी किसी को सुन के समझ भी नहीं आता वैसे। तो मेरा नाम है शादाब आलम, याद रखना। यूट्यूब पे कभी भी सर्च कर सकते हैं, जब याद आपको वीडियो देखनी हो, सीटेट बाई शादाब आलम लिख के सर्च करेंगे तो आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? देखो, कल भी आया था विश्लेषण वाला प्रश्न, परसों समालोचनात्मक चिंतन वाला आया था। ये प्रश्न आपका हर एग्जाम में आता है, तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको कल बता दी थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल अ मॉकिंगबर्ड उपन्यास का विषय क्या है? या फिर कह रहे हैं टू किल अ मॉकिंगबर्ड में लेखक ने प्रतीकवाद को कैसे उपयोग किया है? और फोर्थ कह रहे हैं कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड का नायक कौन है? तो कौन सा लग रहा है आपको इनमें से सबसे बढ़िया विश्लेषण किसके साथ हो सकता है? जल्दी बताओ फटाफट अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया लिख रहे हो आप आंसर, वेरी गुड। ऐसे ही सीखते चले गए ना आप, धीरे धीरे माहिर हो जाएंगे आप, बहुत ज़बरदस्त नंबर से पास होगा। कितना फीस है सर बताइए ना, अम्मी से कहेंगे लेने के लिए गारंटी बैच। शेख, देखो यार, अभी मैं बीच में फीस वगैरह बताना नहीं चाहता, क्योंकि क्लास के बीच में नहीं बताना चाहता मैं। जैसे क्लास फिनिश होगी ना लास्ट में, तब पूरा डिस्कशन करके आपको लास्ट में पूरा बता दूंगा, है ना, कैसे मिलेगा बैच, कितनी फीस है, सब चीज़ें। अभी थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ी देर, तो एंड में सब चीज़ें बता दूंगा। बीच में अभी पढ़ाई चल रही है तो अभी पढ़ाई करो, है ना, तो बैच वाली बात लास्ट में कर लेंगे, अभी बीच में रहने दो। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें जानकारी का विश्लेषण करेगा बच्चा, यानी बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। इसका मैंने आपको सीधा सीधा ट्रिक बताया था, जिसका एक से ज्यादा उत्तर हो जाए वो कथन, या फिर ऐसा कथन जिसमें आपको अपने विचार ऐड करने पड़े, यानी सोचना पड़े। तो अब देख लेते हैं, क्या आपको उपन्यास का कथानक बताने के लिए सोचना पड़ेगा? नहीं। कथानक होता क्या है कि किस बिंदु पर आधारित है फिल्म। जैसे फिल्म होती है तो कहते हैं बैंक रोबरी पे आधारित है ये फिल्म, ये वाली फिल्म जो है प्यार पे आधारित है, रोमांस पे आधारित है, ये वाली फिल्म एक्शन पे आधारित है, तो वो होता है कथानक। तो क्या उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा? वो तो पहले से पता है, फिक्स है वो तो। विषय क्या है, यानी कि आपकी फिल्म किस सब्जेक्ट क्या था आपकी फिल्म का, तो आप वो भी सब हो सकते हैं कि फैमिली में जो है उसकी माता जी को गुंडा किडनैप कर लेता है, फिर वो हीरो बचाने जाता है, वगैरह वगैरह। फिलहाल ये चीज़ पहले से ही फिक्स होती है, कहानी में लिखी हुई है, इसमें कोई भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे कर सकता है? अब आपका दिमाग लगना स्टार्ट होगा। अब आपसे सवाल हुआ है सीधा सीधा, अब बताओ लेखक प्रतीकवाद का उपयोग किस किस जगह पे कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है? अब आपको अपना ब्रेन चलाना पड़ेगा, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, मैंने आपको 3 शब्द भी बताए थे,
जैसे जहां पर कैसे आ जाए, कैसे, तो वहां पर आपको अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा। और एक आ जाए क्यों, तो वहां पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप रीना से मिलने क्यों गए थे, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी पूछे सीमा से मिलने क्यों गया था, तू मुझे ये जवाब दे दे, तो क्या आप सीधे सीधे उत्तर दे पाओगे? दिमाग लगाना पड़ेगा बेटे, अब तो चाल खेलनी पड़ेगी। नहीं दिमाग लगाया तो पिटोगे आप बहुत बुरी तरह, या फिर आपको जो है खाना नहीं मिलेगा आज, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, काल्पनिक चिंतन करना पड़ेगा, तुरंत दिमाग लगाना, या क्या बताऊं इसको, कैसे बताऊं, क्या बताऊं। जहां पे कैसे और क्यों आ जाए वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ जाता है, और एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं उसके, है ना, एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं। अब फिल्म का हीरो कौन है, नायक कौन है, ये पहले से फिक्स होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। समझ गए? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, अभिकथन ए है आपका कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, और कारण है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो ए और आर के हिसाब से बताओ, दोनों में मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ जी बताओ जल्दी जल्दी अपना आंसर। जी फटाफट लिखो। गारंटी बेस्ट सबसे बेस्ट है, सब ले लो अगर लाइफ में टीचर बनना है, क्योंकि मैं और भी जगह जाके देखी हूँ। अच्छा दानिश्ता जी बता रही हैं फीडबैक की, और जगह भी जाके देखी हूँ, वहाँ तो स्टूडेंट की बातों का रिप्लाई तक नहीं मिलता, और शादाब सर हर एक स्टूडेंट की बातें सुनते हैं, बातें सुनते भी हैं, और मैं तो फ़ोन पे भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इतनी सारी टीम बिठाई हुई है ऑफिस में, कॉलिंग वाली टीम अलग है हमारी जो सिर्फ आपके फ़ोन उठाने के लिए है। तो अगर कोई भी डाउट हो, या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, या कोई क्लास ना चल रही हो, या आज आपकी इंटरनेट ना चला हो, कोई भी दिक्कत आती है, आप कॉल करके तुरंत अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा देता हूं मैं आपको। तो सही बात है जो भी इन्होंने बोला है, थैंक यू वेरी मच उसके लिए, फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। हाँ ये बात तो आपकी सही है। क्यों है? क्योंकि मतलब टीचर के दिमाग में जो रूढ़िवादिता वाली बातें होती हैं, जैसे अगर पुराने टीचर की बात करेंगे, हमारे जो टीचर थे ना पुराने वाले, तो उनके अंदर थी रूढ़िवादिता कुछ कुछ। क्या थी? एक तो सबसे बड़ी रूढ़िवादिता थी कि बच्चे को जब तक पीटेंगे नहीं तब तक ये सुधरेगा नहीं। थी, माँ बाप में भी थी। आजकल के पेरेंट्स नहीं मारते बच्चे को, बहुत कम मारते हैं, या वही मारते हैं जो वो पुराने जमाने के ही है। तो लेकिन हमारे हमारे जमाने के पेरेंट्स, भाई साहब अगर आपने इतनी सी भी गलती कर दी ना, जरा सी भी गलती कर दी, तो इतना कुटाई होती थी बेहिसाब। तो एक तो टीचरों में ये थी कि जब तक ये पिटेगा नहीं तब तक ये मानेगा नहीं, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें। फिर वो कहते थे कि रट्टा मारो सारी किताब का, जब तक आप ये पूरी किताब याद नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में पास नहीं होगे। तो कुछ चीजें पुराने जमाने की थी, तो उस पर क्या करना चाहिए, टीचर को चिंतन करना चाहिए, और उनको सोचना चाहिए कि यार ये चीजें गलत हैं, इसको मैं सुधारूं। तो ये बात आपकी सत्य हो गई, यानी पहला कथन आपका सत्य हो गया। अब कह रहे हैं सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, शिक्षण का अर्थ यही है कि टीचर चिंतनशील होना चाहिए। अगर टीचर अपना ब्रेन नहीं चलाएगा, अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, तो वो अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। तो टीचर का चिंतनशील होना अच्छी बात है और जरूरी भी है। तो कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है। और दोनों ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि टीचर चिंतन करे। तो जब दोनों ऑप्शन में सेम बातें हो रही हो तो व्याख्या सही हो जाती है। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वाले प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं कि व्याख्या सही लगाऊं या ना लगाऊं। जहां पर दोनों ही ऑप्शन में एक जैसी बात हो रही हो, यानी एक टॉपिक पर, वहां व्याख्या सही हो जाएगी। तो इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। समझ गए आप? यस और नो? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अब निकलेगा आपका एग्जाम, और टेंशन भी नहीं होगी, मजा भी आएगा। ये हुई ना बात, है ना। मजे मजे में पढ़ाई भी हो जाए, और मोटिवेशन के साथ पढ़ाई हो जाए, और टेंशन भी ना हो। जी, मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ, आप मुझे लाइफ में मिले हैं। थैंक यू वेरी मच ओम प्रकाश जी। आज 1000 लाइक पूरे लेके जाऊंगा मैं आपसे, देखो गिफ्ट के रूप में।
है ना, इतना गिफ्ट तो आप मुझे देंगे ना। तो 1000 लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। देखो इसने पूछा है अगले प्रश्न में आपसे, कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था। पहला ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। और फोर्थ है आपका स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो बताइए कॉलबर्ग ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद कैरोल गिलिगन ने आलोचना क्यों की उनकी। जी बताइए जल्दी जल्दी अपना आंसर। चलो फटाफट लिखते रहेंगे अपना आंसर। बहुत बढ़िया, काफी हद तक आंसर सही दे रहे हो आप लोग। सर जी प्लीज़ बताना मुझे केवीएस की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ क्या। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, 30 साल हो गए हैं। अच्छा, जनरल कैटेगरी से आप हैं, पर आप महिला भी तो है ना। आप फीमेल हैं तो शायद फीमेल को रिलैक्सेशन मिलता है। तो एक बार मैं चेक करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि फीमेल को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपकी एज अगर 30 है ना, तो आप पीआरटी से बाहर हैं केवल। आप केवल पीआरटी नहीं भर सकते, आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों में मौका मिलेगा। बीएड आपने कर ही रखा है ना, तो टीजीटी और पीजीटी में दोनों में आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि टीजीटी की जो उम्र है वो 35 है और पीजीटी की जो है वो 40 है, तो इन दोनों में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी अपनी करो, केवीएस में आपका लगेगा। अब देखो इसने बोला है कि कैरोल गिलिगन ने क्यों आलोचना की, किसकी, कॉलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की। इन्होंने आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण के आधार पे। क्यों की है, क्योंकि कॉलबर्ग ने जितने भी तर्क दिए हैं, कॉलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, नैतिक विकास का, जिसमें हिंज नामक व्यक्ति की पत्नी बीमार थी, उसने दवाई की चोरी कर ली थी, वही वाला सिद्धांत है। उसमें 6 चरण दिए गए हैं, 3 अवस्थाएं हैं और 3 अवस्थाओं के अंदर 6 चरण हैं। तो इसमें उसने सारे के सारे जो चरण दिए हैं वो पुरुषों के आधार पर दिए हैं, और सारा का सारा जो एनालिसिस किया वो पुरुष क्या सोचेगा, पुरुष क्या करेगा, कौन से स्टेज में कैसे सोचेगा, वही दिया है। इसने नारी वाली मतलब नारी पक्ष को नहीं दर्शाया कि लड़की क्या सोचेगी, क्योंकि कई बार लड़कियां नैतिक रूप से अलग सोचती है, लड़के अलग सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक जगह पे ऐसा भी कई बार होता है, जैसे आपने फिल्म देखी होगी कि अगर लड़की किडनैप हो जाए तो हीरो क्या करता है, हीरो उसको जो है मारने पे लग जाएगा, लड़ने पे लग जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये वो। लड़की थोड़ा अलग प्रकार से सोचती है। लड़की कहती है तू मेरा घर भी रख ले, तुझे मैं जेवर भी ला के दे देती हूँ, तुझे मैं 10 लाख रुपए ला के देती हूँ, तू मेरे पति को छोड़ किसी भी तरह से, है ना। वो थोड़ा सा सोचने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है कुछ कुछ जगहों पे। तो फिलहाल उसने ये दर्शाया नहीं, इसलिए इन्होंने आलोचना कर दी। किसने करी, इसका नाम भी याद रखना, कई बार प्रश्न जो है वो नाम से भी पूछता है कि इस तरह का प्रश्न बनता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने की है। अब 4 ऑप्शन में देगा तो याद रखना कैरोल गिलिगन ने की है, तो ये नाम भी याद रखना आप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलो जी अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे फटाफट से, मजेदार प्रश्न है और इंपोर्टेंट भी है। अभिकथन ए है आपका, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, और कारण है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। तो बताएंगे ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। लिखिए अपना अपना आंसर जल्दी से। जी गुरुजी मैं गारंटी बैच का छात्र हूं और आपकी वीडियो मैंने एलईडी में चला रखी है और पूरी फैमिली देख रही है, मम्मी पापा पत्नी और मैं। अरे वाह क्या बात है भाई, आपकी पूरी फैमिली को नमस्कार भाई मेरी तरफ से। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, नमस्कार, है ना, सब खुश रहे हैं, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए मज़ा आ रहा होगा एलईडी में तो, है ना, एलईडी में बड़ा अच्छा सा दिखता है, फ्रेम बहुत बढ़िया दिखता है, तो सभी को हेलो। चलिए अब कह रहे हैं कि वास्तविक जीवन में समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलेंगे। तो ये बात सत्य है या नहीं है? हाँ बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं प्रैक्टिकली तो उसमें आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है। यानी आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना बनाना सीखें या घर में कोई खाना बना रहे हैं आप,
तो उससे क्या होता है, आपको एक बार खाना बनाएंगे ना तो 4 आइडियाज मिलेंगे। अब आपको जब उस खाने को खाएंगे तो सोचेंगे यार कल को ना नमक थोड़ा बढ़ा दूंगा इसका, हाँ इसमें अगर मैं तेल थोड़ा ज़्यादा डाल देता तो क्या टेस्ट आ जाता। तो आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वही कह रहा है कि जब वास्तविक जीवन की समस्याएं आप सॉल्व करते हैं और मूर्त अनुभवों से काम करते हैं तो आपको सीखने के कई रास्ते मिलते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चों से भी हमें काम करवाना चाहिए। ये नहीं कि लकड़ी ढुलवा के ला रहे हैं जंगल से, क्लास के बच्चों से कहा कि चलो वहां चलते हैं और वहां से लकड़ी ला रहे हैं ना, वो नहीं। मतलब जो बच्चों के सिलेबस के हिसाब से है वही काम बच्चों से कराएंगे आप। फिर कह रहे हैं विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है और अनुक्रमित है, यानी सिस्टमैटिक है। और अनुक्रमित मतलब चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे आता जाता है। तो ये बात भी सही है। अब ये दोनों बातों में ही सीखने की बात हो रही है, दोनों में ही विकास की बात हो रही है, इसलिए व्याख्या सही जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। क्लियर बात, समझ गए? यहां तक की बातें समझ में आ गई है आपको? मेरा बस चले तो सर मैं भी क्लास एलईडी में लगा दूं, बट आई एम पुअर गर्ल डियर रोजी बेगम। अरे रोजी जी ऐसा मत बोलो, पुअर कोई नहीं होता। देखो ऊपर वाले ने सबको बहुत कुछ दिया है ना, हमें जीवन अच्छा दिया है, हाथ पैर नाक मुंह सब चल रहा है, दिमाग अच्छा दिया है ना, अच्छी सेहत दी है। तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, सब अच्छे हैं, है ना। लेकिन अभी 800 लाइक्स नहीं हुए हैं, वो पूरे कर दो जल्दी से, फटाफट से कमेंट को नीचे कट करो जल्दी। 800 लाइक्स में भी हमारे जो हैं 7 लाइक कम हो रहे हैं। तो ये 7 बच्चे जल्दी कमेंट को कट करके लाइक करके आओ। कौन है वो 7 लक्की पर्सन, और कौन है वो लक्की पर्सन जो 800 लाइक पूरा करेगा? सही व्याख्या कैसे कर रहे हैं? अच्छा सही व्याख्या कैसे कर रहे हैं पीछे था क्या? व्याख्या वाला तो इसमें कुछ शब्द ही नहीं था। अच्छा ये कह रहे हो कि सही व्याख्या कैसे हुई है, ये समझ नहीं आया आपको? ये इसलिए है कि जब दोनों ऑप्शन में विकास की बात करें, देखो इसने बोला है विकास क्या है, व्यवस्थित है एक तो, और एक है कि चरण दर चरण चलता है। अनुक्रमिक का मतलब होता है चरण दर चरण, यानी स्टेप बाय स्टेप आएगा, एक एक करके आएगा। ऊपर वाले ऑप्शन में क्या बोला उसने कि जब आप कोई काम करते जाएंगे यानी दैनिक जीवन का वास्तविक अनुभव वास्तविक काम करेंगे तो आपका ज्ञान चरण दर चरण बढ़ता चला जाएगा, यानी आपको सीखने के एक एक करके नए नए रास्ते प्राप्त होते जाएंगे और आपकी जानकारी प्राप्त करने के आपको कई रास्ते मिलेंगे। तो पहले चरण में ही तुरंत सब कुछ नहीं आ जाएगा कि आज आज खाना बनाना शुरू करा है आज ही सब कुछ आ गया, एक एक करके आएगा। पहले दिन थोड़ा सा आ जाएगा, अगले दिन और परफेक्ट होगा, फिर और तो धीरे धीरे आपको क्रमिक रूप से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए विकास अनुक्रमिक है, इसीलिए व्याख्या सही हुई है। आप समझ में आ गया? अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे बनते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है अपठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया एक खालिस्तान स्थिति है जो शिक्षार्थियों की खालिस्तान की क्षमता को प्रभावित करती है। अब खालिस्तान में क्या आएगा? भावनात्मक और चित्र बनाना। दूसरा ऑप्शन है तांत्रिक, सॉरी तंत्र किए, वो गड़बड़ हो गया मामला। तांत्रिक तो वो होते हैं जो झाड़ फूंक करते हैं ना, जो जादू जादू चलाते हैं एक दूसरे पे। न्यूरोलॉजिकल, और फिर कह रहे हैं ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना। तीसरा ऑप्शन में शारीरिक और साथियों के साथ सामाजिकरण। चौथा है संवेदी और शारीरिक गतिविधियों के साथ समन्वय। तो बताइए खाली स्थान में क्या फिट करेंगे आप? जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ तो क्या बोला इसने, आपका जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है जब, ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, और लर्निंग डिसेबिलिटी में 7-8 प्रकार की डिसेबिलिटीज आती हैं। डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, है ना। तो ये जो है आपकी जो डिसलेक्सिया है, इसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। किस चीज़ में? पढ़ने में दिक्कत आती है। और ये किस प्रकार की कंडीशन है, यानी होती क्यों है ये दिमागी
क्षति के कारण होती है, आपके ब्रेन में गड़बड़ हो जाती है, उससे होती है। तो क्या है ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों को ही हम कहते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। और पढ़ने का मतलब होता है ध्वनि को प्रतीक चिन्ह के साथ जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रतीक बनाया, भाई ये एक चिन्ह ही तो है, एक चिन्ह ही तो है ना। उसी प्रकार से मान लो मैं ये एक चिन्ह यहाँ पे बना दूं, तो इसका मतलब बता सकते हो मुझे? इसका मतलब बता सकते हो? नहीं। चलिए अभी मैं यहाँ पर जो है एक और चिन्ह बना रहा हूं, इसका मतलब बता सकते हो क्या? कहोगे सर ये तो चाइनीज भाषा है ना। लेकिन अगर आप इस प्रतीक को उसकी ध्वनि के साथ नहीं जोड़ सकते तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस प्रतीक की ध्वनि पता है, इस प्रतीक की ध्वनि पता है आपको, इस प्रतीक की ध्वनि पता है आपको, इसीलिए आप इसको पढ़ पाते हैं। तो पढ़ना असल में क्या है? पढ़ना असल में यही है कि हमें उन चिन्हों की ध्वनि पता है। तो यही तो गड़बड़ है उस बच्चे के साथ कि वो उस चिन्ह की ध्वनि नहीं पता लगा पा रहा, यही तो दिक्कत होती है उसके साथ। तो कुल मिला के सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा। और डिसलेक्सिया वाले को भावना में कोई दिक्कत नहीं आती, उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती, उसकी संवेदनाओं में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत सिर्फ उसको पढ़ने में होती है। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर फटाफट से। बेहतरीन। तो प्रश्न है आपका, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? पहला ऑप्शन है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें। और तीसरा है आपका विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। और डी है आपका छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपना निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे, आप लिखिएगा जल्दी जल्दी से। सर आप कोई बुक है क्या बताइए? नहीं बुक तो नहीं है हमारा, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ खुद से, हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं और उसको टाइपिंग करके भी देते हैं। लेकिन मैंने बुक नहीं छापी है, बुक में बड़े झमेले हैं यार, इसलिए मैं अभी उसमें समय भी चाहिए फिर ज़्यादा, है ना। तो मैं अभी इसलिए मैंने बुक वगैरह के बारे में सोचा नहीं है। और बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे ही बच्चे पास हो जाते हैं यहीं से, गारंटी बैच से पास हो जाते हैं 100%। देखो इसने बोला है आपसे एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद कर रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो वो टीचर जो है वो प्रैक्टिकली सिखा रहा है बच्चे को। अनुप्रयोग मतलब काम करा जा रहा है, भाई बच्चा सक्रिय है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो देखेंगे जरा कौन सी गतिविधि है आपकी सही। याद करना तो कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें याद करने में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है नहीं। विद्यार्थी से बहुविकल्पी प्रश्न अगर पूछेंगे तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंट होगा? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ना ही कोई एक्टिविटी हो पाएगी। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या है, केवल टिक लगाना है बस, काम खत्म, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन, देखो ये उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो आप सबको पता है क्या है ये व्यवहारवाद है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था। ये बाह्य अभिप्रेरणा वाली चीज होती है, कुत्ते बिल्ली वाले जो सिद्धांत है ना थॉर्नडाइक का, पेवलव का, उसमें वो बाहर से अभिप्रेरणा देते हैं तब वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये वही चीज है, इसको इंग्लिश में कंडीशनिंग कहते हैं। देखो इधर कहीं ना कहीं लिखा होगा कंडीशनिंग। तो जहां पे भी बात कंडीशनिंग की आएगी वो आंसर राइट रॉन्ग रहेगा, पूरे ही सीटेट में आपका गलत रहेगा। तो एक्सपेरिमेंट की बात करें या प्रैक्टिकल वर्क की बात करें, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है कि बच्चे समूहों में शोध कर रहे हैं। शोध मतलब खोज कर रहे हैं, शोध का मतलब होता है रिसर्च करना। तो जब किसी चीज की रिसर्च आप करेंगे, कुछ चीजें ढूंढ के लाएंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चा एक्टिव रहेगा, काम करेगा, और फिर उसको अपनी क्लास में भी बता रहा है, वो तो एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, बच्चा प्रेजेंटेशन करना भी सीख रहा है। तो इसमें बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखेगा प्रैक्टिकली। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर बात, समझ गए है ना? मजा आ रहा पढ़ने में?
सर आप मेरा रिप्लाई नहीं करते हो। ब्यूटी सिंह कर रहा हूँ भाई, मैं जो भी कमेंट दिखती है उसका रिप्लाई कर देता हूँ। सबका रिप्लाई एक साथ तो नहीं हो सकता है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। वेरी गुड। नोट्स कितने में मिलेगा सर जी? 500-600 रुपये का नोट्स मिलता है। हाँ जी चलिए बढ़ेंगे आगे। कॉलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, तीसरा है विषम नैतिकता और चौथा ऑप्शन है आपका स्वायत्त नैतिकता। बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तुरंत लिखेंगे अपना अपना आंसर फटाफट से। हाँ जी। और अब आपको डेली क्लास में आना है भाई। जितने भी नए बच्चे आज पहली बार क्लास में आए थे, कौन कौन है जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, बताना जरा। लिखना न्यू, आई एम न्यू। कौन कौन नया है आज? जितने भी नए बच्चे हैं, पुराने वाले तो डेली आ ही रहे हैं, नए बच्चों को भी और पुराने बच्चों को सबको लाइव आना है अब रोज। कितने बजे? रोज 7 बजे, शाम को 7 बजे डेली आपको लाइव आना है अगर आपको सीटेट पास करना है, ठीक है। बेहतरीन तैयारी होगी, जो कि आपने क्लास में देख लिया कितनी मस्त क्लास है ना। सारी चीजें समझ भी आ रही है और टेंशन भी नहीं हो रही, बिना टेंशन के याद हो रही है सारी चीजें। तो ऐसे ही सीखना है आपको। और जितने भी नए बच्चे हैं भाई, ये देखो, अनिल है, श्वेता है, नीशू है और रीनू है, नेहा यादव है, बबलू कुमार है, तरन्नुम बानो है, शिवम है, ये सारे नए बच्चे हैं। देखो कितने सारे नए बच्चे हैं, कम से कम 150-200 बच्चे नए हैं। आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल? नए बच्चे जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, तभी आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आएगी और पूरा कंप्लीट कोर्स मिल पाएगा आपको। किस किस ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया यस लिखो कमेंट में, जल्दी जल्दी। किस किस ने सब्सक्राइब कर लिया एक बार यस लिख दो कमेंट में। कॉलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है बच्चा? कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द चौथे चरण में बच्चा रहेगा। चौथे चरण की विशेषता क्या है कि बच्चा ये कहता है सभी को, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको कानून का पालन करना चाहिए ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। और इस चरण का नाम क्या होता है? कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। अब ये कौन सी स्टेज के अंदर आएगा आपका? 3 स्टेज होती हैं, एक होती है पूर्व पारंपरिक, एक होती है पारंपरिक और एक होती है उत्तर पारंपरिक, लेकिन वो इसमें दी नहीं है। तो यहां पर ये आएगा पारंपरिक वाले में, क्योंकि हर स्टेज में 2-2 चरण हैं। इसमें भी 2 हैं, पहला और दूसरा इसमें आ जाता है, इसमें तीसरा और चौथा आ जाता है। और आपकी एक और होती है तीसरी स्टेज, उसको हम कहते हैं परापरंपरागत। इसमें आता है 5वां और छठा चरण। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि हमारा जो प्रश्न था वो चौथे चरण का था, तो किस में आ जाएगा चौथा? पारंपरिक में आता है चौथा। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा हमारा। समझ गए है ना? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। जी ऑफ कोर्स सर जी, कर लिया है सब्सक्राइब। यस यस सर जी, यस सर जी, यस 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 यस। हाँ सब बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। जिसने नहीं करा भाई, अगर